गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये पूरा चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सभी बच्चे इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से सीखेंगे। समझ आ रहा है? चलिए, इसमें पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम शेप एंड साइज़। उसका शेप और साइज़ दोनों कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। शेप और साइज़ समझते हो? शेप मतलब कैसा है? ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, इसको बोलते हैं शेप। और साइज़ मीन्स कि कितनी उसकी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितना रेडियस है ना। दिस इज़ कॉल्ड साइज़, मेजरमेंट। तो शेप और साइज़ जब सेम होंगी तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, 2 1 रुपीज़ कॉइन। तो 1 रुपीज़ का जो कॉइन होता है जो सेम ईयर में बना हुआ है, तो उन दोनों का जो शेप है वो कैसा है? सर्कल होता है वो। और साइज़ कैसा होता है? सेम होता है ना, छोटा बड़ा नहीं होता है। यानी एक 1 रुपीज़ कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन अगर रखेंगे तो वो पूरा कवर कर लेगा। इस तरह से जो ये है शीट्स ऑफ बुक और नोटबुक, जो हमारे पास बुक हैं या नोटबुक हैं, तो उसके जो पेजेस होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट पेजेस होते हैं, क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल शेप का होता है पेजेस। और उसकी जो साइज़ होती हैं, हर एक पेज की लेंथ सेम होगी, हर एक पेज की ब्रेथ सेम होगी। तो शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। तो इसलिए शीट्स ऑफ अ बुक और नोटबुक, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ब्लेड ऑफ ए फैन। पंखा लगा हुआ है सबके घर में, तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं, तीनों ब्लेड्स, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उनका शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप और साइज़ सेम होता है। समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सिमिलर फिगर। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप। अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, उनके अगर सिर्फ शेप सेम हो, ठीक है, साइज़ डिफरेंट भी हो, साइज़ डिफरेंट हो चाहे सेम हो, साइज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे? शेप से। शेप अगर सेम हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट फिगर में एग्जांपल कि 2 1 रुपीज़ कॉइन प्रोड्यूस्ड इन द सेम ईयर। सेम ईयर का जो 1 रुपीज़ का कॉइन होगा उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्योंकि उनकी शेप और साइज़ सेम होती है। लेकिन अगर अलग अलग ईयर का 1 रुपीज़ का कॉइन लें, तो अलग अलग ईयर में क्या है कि 1 रुपीज़ का कॉइन किसी ईयर में बड़ा है और किसी ईयर में छोटा है, तो उसकी साइज़ अलग अलग है, लेकिन शेप दोनों का सेम है, सर्कुलर। तो जो अलग अलग ईयर का अगर हम लेते हैं तो फिर वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर फिगर। सेम ईयर का लेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझ आ रहा है? अगर उनका शेप सेम है और साइज़ डिफरेंट हो चाहे नहीं हो, साइज़ से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसमें सिर्फ हमें शेप से मतलब होता है कि शेप अगर सेम होता है उनका तो हम क्या कहेंगे? उनको सिमिलर फिगर। समझ आ रहा है? इसका एग्जांपल ये है एनी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, तो दोनों ही ट्रायंगल हैं, है ना, उनका शेप जो है सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों लिया गया है, दूसरा ट्रायंगल क्यों नहीं लिया गया है? इसका कारण ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज़ कैसा भी हो, उसकी साइड्स कितनी बड़ी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जो तीनों एंगल हैं हमेशा 60 डिग्री के होंगे, ये फिक्स है। तो जो उसका शेप है वो सेम होगा। हर एक सिमिलर ट्रायंगल का शेप एक जैसा होता है, साइज़ उसकी अलग अलग हो सकती है। बाकी जो ट्रायंगल्स हैं उनका शेप भी डिफरेंट हो सकता है, किसी में एंगल कम होगा, किसी में एंगल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स हमेशा फिक्स होते हैं 60 डिग्री का। इसलिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना है। एनी 2 सर्कल्स, कोई भी 2 सर्कल लें
देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है 2 सर्कल्स का। तो साइजेस इसकी जो है वो छोटी बड़ी हैं, तो साइज से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेप से मतलब है। दोनों सर्कुलर हैं, दैट्स वाई कोई भी 2 सर्कल लें तो वो कैसी होंगी, सिमिलर फिगर। एनी 2 रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, एनी 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर। कोई भी 2 स्क्वायर लो तो सिमिलर होगा, साइज़ कैसी भी होनी चाहिए, उस साइज से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से कोई भी 2 रेक्टेंगल ले लेंगे, दे आर सिमिलर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन ले लो, चाहे आप स्क्वायर लो, ट्रायंगल लो, रेक्टेंगल लो, पेंटागन लो, हेक्सागन लो, कोई भी पॉलीगन लें, वो सिमिलर तब होती हैं जब उसकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ये अभी हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। देयर आर 2 कंडीशंस। नंबर 1, देयर एंगल शुड बी सेम, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। एंड सेकेंड कंडीशन, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो सेम, दैट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये भी कह सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, या फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है? चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ डायग्राम से। जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब ये एंगल ए और एंगल पी बराबर हो जाए, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाए, और एंगल सी और एंगल आर, तीनों एंगल बराबर हो जाएं। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल। सेकेंड कंडीशन कि साइड्स इक्वल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये अपॉन ये साइड, इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तीनों के तीनों एंगल सेम हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके साइड्स का रेशियो सेम हो, दैट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो व्हेन दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर। तो ये भी 1 मार्क से पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए एक रिमार्क है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट कन्वर्स नॉट ट्रू। 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। तो जैसे शेप सेम हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। जबकि कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब ये हो गया कि जो सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब साइज़ भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर फिगर में साइज़ का हमें कुछ पता नहीं है। अगर हमने 2 स्क्वायर ले लिया, एक स्क्वायर ये है और एक बिगर स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, सपोज वी हैव टेकन 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर ये ले लिया हमने और एक स्क्वायर ये ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर कैसे हैं, सिमिलर हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नो। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इनकी साइज़ अलग अलग है। ठीक है, साइज़ डिफरेंट है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी सिमिलर फिगर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है कन्वर्स नॉट ट्रू। समझे, यहाँ पे लिखा है कन्वर्स नॉट ट्रू, ये इसलिए लिखा है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। सो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट कन्वर्स नॉट ट्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इस पॉइंट को याद रखना है, 1 मार्क्स में कई बार आता है ये। नेक्स्ट एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको BPT शॉर्ट में बोलते हैं, या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नॉन एज थेल्स थ्योरम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है, देख रहे हैं आप, हर बार आता है, वह एक साल छोड़ के दूसरे साल में आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो दिस थ्योरम सेज इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल,
सपोज दिस इज ए ट्राइंगल गिवन है, हमारे पास ट्राइंगल है ये ABC। इसमें बोला है इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर कोई लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करें ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल, यानी BC के पैरेलल हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया DE, ठीक है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो अदर टू साइड बचे हैं AB और AC, इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स जो होंगे उनका रेशियो सेम होगा, यानी कि इसमें AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। समझ आ रहा है? थ्योरम सेज कि अगर हम ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर जो अदर टू साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होता है। बहुत ही सिंपल है, समझ आ रहा है? अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने, तो बाकी जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये भी आता है स्टेट एंड प्रूफ, तो आपको फिर ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और फिर ये प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट पूरा आपको याद करना है, ठीक है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. This is the statement of this theorem. I hope आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल से, मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ABC और हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये दोनों पैरेलल बना दिए PQ। तो इस थ्योरम के हिसाब से अब क्या होगा, AP अपॉन PB इक्वल्स टू CQ अपॉन QB। समझ आ रहा है? और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BP अपॉन रेसिप्रोकल इसका कर दें, मतलब BP अपॉन PA इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा है? एक साइड के पैरेलल लाइन अगर हमने ड्रॉ किया तो बाकी टू साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसमें गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन डायग्राम, ये सारा आपको बनाना है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाई चांस आप प्रूफ नहीं लिख पाते हैं और ये आप इतना भी कर देते हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है जैसे मैंने इसमें लिखा है, सेम टू सेम लिखना है आपको। सो गिवन, व्हाट इज़ गिवन? अ ट्राइंगल इज़ गिवन ABC इन विच DE पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन DC को ज्वाइन कर दिया, BE को ज्वाइन कर दिया एंड ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर, और PE परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया। इतना समझ आ गया? चलिए इसके बाद प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि सिंस DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये हमें पता है, क्लास 9th का एक थ्योरम है। वी नो डैट ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। ट्राइंगल्स, ठीक है, यहाँ पे इक्वल आएगा, आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको इक्वल लिखना है, ये मिस हो गया है यहाँ पे।
आर इक्वल इन एरिया। ठीक है बेटा, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अभी जो डायग्राम बनाया गया था उसमें इस तरह का डायग्राम है, ये BC है और ये आपका DE है और एक ट्रायंगल ऐसा है और एक ट्रायंगल ऐसा है। तो इसमें ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और ये वाला जो ट्रायंगल है इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास और एक ट्रायंगल ये वाला है। ये जो ट्रायंगल है दोनों BDE और CDE दिख रहा है आपको, इन दोनों का बेस सेम है, सेम बेस पे है। ये बेस कौन सा है इनका? DE, सेम बेस है। और ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं? BC और DE, ये पैरेलल लाइन है। तो जब भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होती हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, देयरफॉर क्या आ जाएगा इसमें? एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDE। इतना क्लियर है सभी को? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE? यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, डायग्राम में आप देखेंगे A, D और E, ये ट्रायंगल बना है। तो और यहाँ से परपेंडिकुलर है, ऐसे बना हुआ है EP। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AD को हमने बेस मान लिया, तो हाफ इंटू AD और ये हाइट हो जाएगी EP, हाफ इंटू AD इंटू EP। समझ आ रहे हैं? इसी तरह से जो नेक्स्ट ट्रायंगल है एरिया ऑफ BDE, यहाँ पे BDE बना हुआ है ऐसे, ये हमारा ट्रायंगल, ये पॉइंट B है, ये D है और ये E है। इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूँ मैं। तो इसमें भी हाफ और BD को ले लिया मैंने बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो है यहाँ पे EP ही होगी, क्योंकि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ट्रायंगल के बाहर चला जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल से बाहर चला जाता है, तो इसकी हाइट EP होगी। ठीक है, सो एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू हाफ इंटू BD इंटू EP। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में आपको? अगर जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे इस तरह से ट्रायंगल है B, D और E, ठीक है। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालना चाहता हूँ E से, तो E से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो सीधा ही तो आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, सीधा सीधा। टेढ़ा तो परपेंडिकुलर बना नहीं सकते, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल से बाहर चला जाता है। तो अगर हम इसको बेस लेते हैं BD को, तो हाइट कितनी होगी? EP। ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाफ इंटू BD इंटू EP। फिर दोबारा इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ADE का, दोबारा से निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये हमारे पास A है, ये D है और E है, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे DQ। तो अब हम क्या करेंगे कि AE को बेस ले लेंगे। तो AE को बेस ले लेंगे तो हाइट कितना लेना पड़ेगा हमें? DQ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे आपको ADE लिखना है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हमारा AE हो गया, और हाइट कितना हो जाएगा? DQ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आ रहा है? AE को बेस ले लेंगे और DQ को हाइट ले लेंगे, तो हाफ इंटू AE इंटू DQ। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ एरिया ऑफ DEC। अभी जो जैसे हमने BDE का किया था, ऐसे ही हम इसका फाइंड करेंगे DEC का। ये पॉइंट D है, दिस पॉइंट इज़ E, दिस पॉइंट इज़ C। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो हाफ, और इसको हम बेस ले लेते हैं EC,
और यहाँ से फिर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है सी क्यू डी क्यू इसकी जो हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया इतना। नाउ एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई, इस एरिया को और इस एरिया को डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई पी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई पी। तो हाफ से हाफ कैंसिल, ई पी से ए पी कैंसिल, ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा। ठीक है, और वी कैन राइट दैट ए डी अपॉन डी बी, एक ही बात है। नाउ डिवाइड दीज टू एरियाज, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई सी। तो ए डी ई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी सी करेंगे। तो ए डी ई की जगह कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी क्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सी ई इंटू डी क्यू। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। इतना समझ आ गया। चलिए अब देखिए इसमें, यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बी डी ई और सी डी ई का एरिया सेम है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है बी डी ई और डी ई सी ये तो इक्वल है, और न्यूमरेटर जो है ए डी ई और ए डी ई पहले से ही सेम है, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 का जो एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल हो गया है ना। जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का वो तो इसकी वजह से सेम हो गया, और जो न्यूमरेटर है उसमें सेम ट्रायंगल है ए डी ई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। ये दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन 1 और 2 का, तो फिर राइट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई सी प्रूव्ड अर्लियर, and area of ADE equals to area of ADE, therefore left hand side of 1 and 2 are equal, therefore from 1 and 2 we get AD upon DB equals to AE upon EC। ठीक है, तो इस थ्योरम के प्रूफ को 3-4 बार देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और जब समझ आ जाए तो उसके बाद आप क्या करना है, इसके नेम को चेंज कर देना, यानी नेमिंग की हुई है इसको चेंज कर देना आप, ABCDEPQ की जगह MNOPQRST कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर हम उसको प्रूफ करके देखेंगे कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, सो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद इसमें एक रिमार्क है। रिमार्क सेज कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है ना। अभी हमने देखा था कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और इसमें डी ई जो है डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो फिर क्या हुआ था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से होता है। और इसमें ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम, देखिए बीपीटी से कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। फिर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन इक्वल है, जैसे 3/4 इक्वल्स टू 3/4 है, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, 3/4 इक्वल्स टू 6/8 है, ये इक्वल है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें 4/3 और इसका भी रेसिप्रोकल ले लें 8/6, तब भी ये इक्वल होगा। समझ आ रहा है, तो फ्रैक्शन का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तब भी वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है, इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया, तो कितना आ जाएगा, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, और फिर एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो फिर एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पे हमारे पास है डी बी अपॉन ए डी
प्लस 1, तो 1 को आप 1/1 लिख दो, तो फिर यहाँ AD एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे तो आ जाएगा DB, और फिर ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो AD आएगा और AD से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे AD आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, DB प्लस AD/AD। इन द सेम वे यहाँ पे कितना आ जाएगा, EC प्लस AE/AE। ठीक है, अब आप डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास डायग्राम इस तरह से बना हुआ था, ABCDE, ये हमारा डायग्राम था ट्रायंगल का। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें DB प्लस AD, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। इस तरह से EC प्लस AE, EC और AC इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, ये AC। तो ये हो जाएगा DB प्लस AD बिकम्स AB एंड EC प्लस AE बिकम्स AC। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो दोबारा से, क्या आ जाएगा, AD/AB इक्वल्स टू AE/AC। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो साइड्स का रेशियो सेम होता है और फिर ये रेशियो भी हमेशा इक्वल होता है। क्वेश्चंस में कई बार ये रेशियो काम आ जाता है, कई बार BPT वाला रेशियो काम आ जाता है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसके क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। आज आप इस थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे, इस थ्योरम को अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये सारे कंसेप्ट्स और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।